हेलो दोस्तों। तो लेके आए हैं आज हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, और वो भी कुछ मिनटों में हम करने वाले हैं। तो हो जाएं तैयार, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है। तो अपने पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बनता है, मतलब ब्ले और ब्लैक से मिलके अपने पास में सॉल्यूशन बनता है। हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने सॉल्यूशन की बात की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूट जो होता है, मतलब विलेय जो होता है, वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि ब्लैक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और दोनों से मिलके बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे लिए कुछ सांद्रता के पदों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। सांद्रता के पद का मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमने सांद्रता के पदों को दो भागों में बांटा था, जिसमें है कौन सा द्रव्यमान संबंधी और कौन सा आयतन संबंधी। दो तरीके के भागों में हमने इसको बांटा था। एक साइड है द्रव्यमान संबंधी, दूसरा साइड है आयतन संबंधी पद। तो देखो, आयतन संबंधी पदों में सबसे पहला कौन सा था अपने पास में? आयतन आयतन प्रतिशत, जिसको हमने क्या बोला था? V/V% बोला था। तो हमारे पास में V/V% है, जिसका मतलब होता है कि विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे अपने पास में 100, क्योंकि हम प्रतिशत में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, विलयन का आयतन अपने को कब मिला था? ये बराबर कब मिला था? तो विलयन का आयतन दोनों के योग के बराबर है। विलेय प्लस विलायक के आयतन के योग के बराबर अपन को विलयन का आयतन मिल जाएगा। ठीक है। यदि हमें कहीं पे कोई पद मिलता है 5% V/V या आयतन अनुसार ये मिला, जैसे हमने लिखा 5% V/V HCl, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ml के आयतन में 5 ml HCl उपस्थित है। ठीक है भैया, ये अपन को दे रखा है। दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अपने पास में वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अपने पास में देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास में सॉल्यूट का वेट अपॉन में क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन का आयतन। एक गुणे क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। मतलब यदि हमने आपको लिया 5% W/V यूरिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ml के सॉल्यूशन के आयतन में अपने पास में 5 ग्राम क्या है? यूरिया उपस्थित दे रखा है। ठीक है। तो अपने पास में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मिल जाएगा। हमने अगला पद पढ़ा, कौन सा? अपने पास में मोलरता, या इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी, जो कि किसके बराबर है? ये अपने पास में सीधा का सीधा मोल बोलोगे कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता को प्रदर्शित करती है। ठीक है। मतलब 1 लीटर आयतन में देखना है कि कितने मोल अपने पास में सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, वो मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा W/Ma अपने पास में इंटू भी, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, क्योंकि हमने आयतन को किसमें? लीटर में कन्वर्ट किया है। अगला है हमारे पास में नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी वाला जो टर्म है वो क्या है अपने पास में? वही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर आयतन के अंदर कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित हैं। ठीक है। तो अपने पास में मिल जाएगा W/E, और यहाँ पे मिल जाएगा V/A 100 के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया। इसमें देखो, अगला अपने पास में क्या दे रखा है? अगला, यदि हमने ये आयतन संबंधी पदों को पढ़ा है कि जो आयतन पर निर्भर करते हैं, और आयतन संबंधी पद ही ताप पर निर्भर करते हैं। किस पे? ताप पर। ये आयतन संबंधी है, ताप पर निर्भर करते हैं। किस पे? ताप पर निर्भर करते हैं। जबकि ए वाले पद ताप पर निर्भर नहीं करते, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे देखो, इसमें पहले अपने पास में दिया है W/W, जिसका मतलब क्या है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब क्या बोलेंगे कि अपने पास में सॉल्यूट का वेट अपॉन में क्या? सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। जैसे आपको कहीं पे मिला कितना? 10% W/W ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे ही पद अपन के लिए उपयोग में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 ग्राम के विलयन में कितना ग्राम? 10 ग्राम विलेय उपस्थित है। कितना उपस्थित है? 10 ग्राम विलेय दे रखा है अपने पास में। ठीक है। अगला हमने सांद्रता का पद पढ़ा, वो क्या है? मोल प्रभाज्य दे रखा है।
तो मूल प्रभाज्य के लिए हम क्या लिखेंगे, हमें जिस भी घटक का मोल फ्रैक्शन लिखना है हम उसके मोल को ऊपर बटे में टोटल मोल लिखेंगे। ठीक है, मतलब ए का यदि हम मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी मिल जाएगा। यदि हम एक्स बी का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। और मोलरिटी की बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में क्या, वेट ऑफ द सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक हमारे पास में एक इकलौता पद आया है सारे पदों में जिसमें क्या आ रहा है, सॉल्वेंट का मास आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है। ठीक है, जबकि बाकी की सब के अंदर सॉल्यूशन सॉल्यूशन आ रहा है, जबकि केवल और केवल एक पद है जिसके अंदर क्या आ रहा है, विलायक का भार आ रहा है। ठीक है, ये अपन को मिल जाएगा। पीपीएम, पीपीएम को हमने आपको बोला है पार्ट्स प्रति मिलियन, मतलब हम 10 लाख पदों के अंदर बात करेंगे कि आखिर कितना सॉल्यूट का भाग उपस्थित है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि हमारे पास में कौन से पद की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। पीपीबी का मतलब क्या है, 10 की घाते 9 के अंदर हम बात करेंगे कि कितना अपने पास में सॉल्यूट उपस्थित है। ठीक है, तो ये पद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास में हमने पढ़ा हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के बारे में बात की, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ अपने पास में क्या है, अपने पास में पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। मतलब हेनरी ने बताया कि यदि हम स्थिर ताप पर, कहाँ पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करें तो जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना ही गैस की मात्रा लिक्विड में घुल जाएगी। मतलब किसी भी गैस को यदि लिक्विड में घोलना है तो उसके बारे में हमें हेनरी ने जानकारी दी। और यहाँ पे हमने यही देखा कि जो दाब है, प्रेशर जो है, जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही गैस की मात्रा, ये क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस को बता रहा है, गैस की मात्रा को बता रहा है, उतनी मात्रा घुलना स्टार्ट होगी। हमने यहाँ पे देखा कि अपने पास में एक ग्राफ बना था, तो ये क्या, एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने के लिए मिला था। इनके देखो अपने पास में एप्लीकेशन, अनुप्रयोग क्या है, तो अनुप्रयोग है कि कोल्ड ड्रिंक के में CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। मतलब CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए हम हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, पर्वतरोही, मतलब जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम घुला होता है, जिसके कारण उनकी सोचने की जो क्षमता होती है, थिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। और इस बीमारी को हम बोलते हैं एनोक्सिया नाम की बीमारी। तो जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं उनका सोचने की क्षमता, वह दुबले पतले होते हैं, तो कौन सी बीमारी के कारण, एनोक्सिया की कारण होते हैं, उनके रक्त में कम ऑक्सीजन की मात्रा घुली होती है। एक हमारे पास में समुद्री गोताखोर होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने ब्लड के अंदर, खून के अंदर नाइट्रोजन गैस ना घुले, जिसके कारण वो तनु हीलियम गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं, डाइल्यूट हीलियम गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं। इसकी नाइट्रोजन की विलेयता को कम करने के लिए कि कम से कम नाइट्रोजन की मात्रा ही रक्त में घुले, नहीं तो क्या हो जाएगी, वो बनाती है बैंड्स। क्या बनाती है, बैंड्स। और बैंड्स इतने दर्दनाक होते हैं कि कई बार गोताखोरों की मौत भी हो जाती है। ठीक है, इनकी लिमिटेशन क्या थी, सीमाएं क्या थी, तो सीमाएं अपने पास में ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो भैया, एक लिमिट में ही हो, और टेम्परेचर बहुत कम ना हो, एक लिमिट में वो भी हो। साथ में जो गैसें हैं वो क्या, आपस में कोई केमिकल रिएक्शन को ना शो करें, मतलब जुड़ने व टूटने के गुण प्रदर्शित ना करें यहाँ पे। तो आपके पास में सीमाएं हैं इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने इसके आगे पढ़ा है वेपर प्रेशर को, वाष्प दाब को हमने पढ़ा है कि हमारे पास में वाष्प दाब है। और वाष्प दाब में हमने आपको क्या बताया है, हमने बताया है वाष्प दाब के अंदर कि कुछ गैस के जो अपने पास में जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनके कण कहाँ पे, वाष्प में परिवर्तित होते हैं। फिर कुछ समय के बाद वही वाष्प किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, वेपर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, लिक्विड में। और हमारे पास में जिस स्थिति पर रेट ऑफ एवोपरेशन व रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं
साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस स्टेट पर जो यहाँ पे वेपर कलेक्ट हुई है, इसके द्वारा द्रव की सतह पर जो भी प्रेशर लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे? वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब देखो इनके फैक्टर क्या हैं, किन किन फैक्टरों के द्वारा हमने वेपर प्रेशर को परिवर्तित किया था। तो सबसे पहला फैक्टर है कौन सा? अपने पास में पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ कैसा हो, पदार्थ के अणुओं के मध्य यदि प्रबल आकर्षण बल हैं तो वो कम वाष्प बनाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। यदि दुर्बल आकर्षण बल होंगे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म्ड होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। हमने आगे बताया दूसरा टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर के केस में अपने पास में क्या है कि यदि हम किसी सेम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो कम टेम्परेचर पर कम वाष्प बनेगी, जिसके कारण वाष्प दाब कम होगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वाष्प दाब होगा। ये मिलेगा आपको। केएसपी देखो, केएसपी क्या होगा? हमारे पास में एक सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होता है जिसमें आपको केवल और केवल उत्पाद के जो आयन है, प्रोडक्ट के जो आयन है, उनकी सांद्रताओं का प्रोडक्ट लेना है आपको। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में केएसपी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यदि कोई कोफिशिएंट होगा तो वो कोफिशिएंट कहाँ पे जाता है? उसकी घात में जाता है, पावर में जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलते देखते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ चलो, हमने देखा इसके बाद में राउल्ट्स लॉ को देखा। किसके बारे में? राउल्ट्स लॉ को देखा। तो राउल्ट्स क्या बोलते हैं? राउल्ट्स यही बोलते हैं कि यदि किसी भी अवयवी घटक का यदि हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होगा। यदि आपने कम मिलाया तो कम प्रेशर मिलेगा, ज़्यादा मिलाया तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स आ जाता है। जबकि यहाँ पे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपन को मिल जाता है। और हमारे पास में टोटल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ जो मिलता है वो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। ये मिलता है हमें। हमने देखा दोनों के मोल फ्रैक्शनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साथ में हमने यहाँ पे कुछ आपको लिमिटेशंस बताई हैं। और लिमिटेशंस में क्या बताया है? हमने बोला है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में केमिकली अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, सॉल्यूट जो है वो ना तो जुड़ने का गुण रखे ना ही टूटने का गुण रखे, मतलब संगुणन व वियोजन के बारे में प्रदर्शित ना करे। ये हमारे पास में इसकी क्या थी, कुछ हमने आपको लिमिटेशंस बताई हैं। साथ में ये लॉ केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन पर, आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा आदर्श विलयन। आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कौन से थे? ऐसे सॉल्यूशन जो हर एक कंडीशन पर, हर एक स्थिति पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन बोलते हैं, हर एक स्थिति पर। दूसरा हमने देखा कि ऐसे मिक्सचरों के लिए अपने पास में क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। मतलब ना तो उसमें अवशोषित ना ही मुक्त, हीट रिलीज ना ही हीट एब्जॉर्ब। दूसरा, डेल्टा भी मिक्सचर की वैल्यू 0 के बराबर होती है। कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर मिलेगी। हमारे पास में यदि हम यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू की बात करें, किसकी? एंट्रोपी की वैल्यू की, तो एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? अपने पास में इंक्रीज होने वाली है। एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है, कि एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगी कि एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जबकि पी ए की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट ए एक्स से और पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से देखो हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया तो आपके लिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनी। क्या बनी? सारी की सारी हमारे पास में स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास में सिचुएशन रहेगी। ये सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए और ये सॉल्यूशन के लिए ये लाइन बता रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? अनआदर्श विलयन कहलाते हैं। अब इसमें देखो, जब ये बराबर नहीं है, पी एस की वैल्यू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं है, तो क्या होगी? या तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, या अपन को क्या मिलेगा? कम मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, ये अपने पास में रहेगा।
ठीक है। तो अपने पास में ये वाला परिवर्तन यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है। अपने पास में एक कौन सा धनात्मक विचलन वाला अपने पास में हमने ग्राफ बनाया, और इसमें क्या देखा हमने कि डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी और डेल्टा भी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। जबकि इसमें एंट्रोपी की वैल्यू तो हमेशा इंक्रीज होती है, एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। और अब अभी घटक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा ही होगा, पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स से ज़्यादा, पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा होगी। साथ में ये जो लाइनें हैं, ये जो आदर्श वाली स्थिति है, मतलब आइडियल वाली स्थिति से ज़्यादा होंगी। जिस पोजीशन पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे ऊपर की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को मिल जाएगा। जबकि अपने पास में ये पॉजिटिव डेविएशन वाला था, मतलब धनात्मक विचलन था, ये अपने पास में ऋणात्मक विचलन है। और ऋणात्मक विचलन में हमने देखा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम आ रहा है। और इस स्थिति में डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, डेल्टा भी लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी की वैल्यू भैया हमेशा पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श हो, आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। यहाँ पे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। पी ए की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट ए एक्स से, जबकि पी बी की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट बी एक्स बी से कम होगी। यहाँ पे जो लाइनें होंगी वो आइडल वाली सिचुएशन से नीचे की तरफ से जाएंगी, वहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ से जाएंगी। दूसरी चीज, हमने एक राउल्स इक्वल टू डाल्टन पढ़ा है। हमारे पास में यदि हमें कौन सा लिक्विड के मोल फ्रैक्शन की मदद से वेपर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब द्रव की वजह से गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अपने पास में हमने राउल्ट बराबर डाल्टन किया था, जिससे हमारे पास में आया है बाई ए इक्वल टू पी नॉट एक्स से अपॉन में पी टी, और यहाँ पे बाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पी टी हमें मिल जाएगा। आगे देखो, हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म, और हमने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी तब मिलती हैं जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, तब अपन को ये प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है। जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा है। हमने आपको बताया था कि जब हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो हमारे पास में एक रिलेशन मिला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, जो कि किसके बराबर है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। जबकि यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस बटे में जो पी एस है वो किसके बराबर, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए डब्ल्यू बी, और ऊपर एम बी मिल जाएगा। ये हमारे लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने बताया, किसके लिए बताया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बताया। जबकि इसमें देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस जो है वो डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए इन टू डब्ल्यू बी, और ऊपर एम बी आपको मिल जाएगा। ये दोनों की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास में दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी है। इन फॉर्मूले को ध्यान रखना, इन पर आधारित हमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम ही मिलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमसे जरूर प्रूव करवा लिया जाता है, तो थोड़ा सा इस पर आप कॉपी पर ध्यान जरूर दें। हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में वृद्धि करनी है, और वृद्धि कब होती है, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो टीबी डैश की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है टीबी नॉट से। ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, टीबी डैश, जो ज़्यादा होगा उसको हमें आगे रखना है, जो कम होगा उसको हमें पीछे रखना है। हमने देखा डेल्टा टीबी जो है वो मोललिटी, मोललता के समानुपाती होता है। हम समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो के बी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, के बी, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। कई बार हमें डिफाइंड करने के लिए आ जाता है कि आप इसको डिफाइंड करें, तो कैसे डिफाइंड होगा, के बी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन में एम होता है, एम की जगह पे क्या रखना है आपको, 1 रखना है। मतलब एक मोलल सॉल्यूशन के में जो टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, अपने पास में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा। ठीक है,
इसके बराबर होगा अपन को। यहाँ पे हमने इसकी यूनिट बताई है केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल मिल जाएगा। और जब हमने इसका फॉर्मूले को खोला तो हमें मिला डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए गुणे 1000 अपॉन में एम ए गुणे डब्ल्यू बी। ए जो है वो हमारे पास में सॉल्यूट है और बी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, विलायक है। क्या भैया, सॉल्वेंट दे रखा है, विलायक दे रखा है। तो इस चीज का आप यहाँ पे बिल्कुल विशेष ध्यान रखें डेल्टा टीबी की वैल्यू का। साथ में जो केबी की वैल्यू है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है कि आपने विलायक क्या लिया। विलायक परिवर्तित करोगे केबी की वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। जल के लिए केबी जो है वो 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये आपको पेपर में दी हुई होती है, ठीक है, फिर भी हमें ध्यान रहे। आगे देखो अपने पास में क्या दे रखा है। हमने अगली अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा जिसमें है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक में अवनमन करना है। और हम देखते हैं कि जैसे ही हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, आवासशील विलेय मिलाया, तो अपने पास में जो हिमांक होता है वो हिमांक कम जाता है और यहाँ पे शुद्ध अवस्था का हिमांक ज्यादा मिलता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ठीक है। अपने पास में डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ डैश होता है। जब हमने इसको भी प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया तो एक इसके मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला आपको, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। इसके बाद देखो हमारे पास में डेल्टा टी एफ की बात करें तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम होता है। जैसे ही हमने साइन हटाया तो हमारे पास में के एफ आ गया, जिसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, हिमांक मोलल अवनमन स्थिरांक, ये अपने पास में दे रखा है। के एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ बटे में एम होता है। इसका भी यदि हम डिफाइंड करें तो कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे एक मोलल सॉल्यूशन के हिमांक में जो कमी होती है वो किसके बराबर होती है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होती है, बराबर मिलेगी। क्या मिलेगा, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल मिलेगा अपने पास में। मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो होगी वो क्या, के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन इंटू 1000 बटे में क्या एम ए उड़न डब्ल्यू बी के बराबर मिलने वाली है, ये मिलेगा आपको। हमने यहाँ पे देखा ऑस्मोसिस की बात की, तो हमने देखो ऑस्मोसिस भैया अधिकतर आपको देखने के लिए मिलता है, क्या आता है, ऑस्मोसिस अधिकतर हमें देखने के लिए मिलता है। और इस स्थिति में हमारे पास में क्या आने वाला है, ऑस्मोसिस के केस में हमारे पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखे हैं और यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के कणों का स्वतः प्रवाह होता है, विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह होता है, किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, एसपीएम के द्वारा। तो जो एसपीएम होती है इसमें से केवल और केवल विलायक के कण जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट के कण जाते हैं, सॉलिड के कण नहीं जा पाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें यहाँ से, ठीक है। तो केवल और केवल सॉल्वेंट के कण जाएंगे, अपने पास में किसके कण नहीं जाएंगे, सॉलिड के कण नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होने वाला स्वतः प्रवाह क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। लोअर मोलर कॉन्सेंट्रेशन से हायर मोलर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें हम गलती कर देते हैं, या तो आप विलायक की अधिक मात्रा से विलायक की कम मात्रा की तरफ बोलें, या फिर आप तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ बोलें, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। एक हमने यहाँ पे आपको बताया है कि हमसे पूछा जाता है कि जब किशमिश को हम कहाँ पे, पानी के अंदर या मिल्क के अंदर डालते हैं, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो किशमिश फूल जाती है। तो कारण क्या है, इनर ऑस्मोसिस, अंतःपरासरण के कारण ये फूल जाती है। जबकि इसमें अपने पास में यदि हमने अंगूर को कहाँ पे, सांद्र विलयन के अंदर डुबोया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब हमने चाशनी में डुबो दिया, ठीक है, सीरे में डुबो दिया, तो अंगूर क्या हो जाता है, पिचक जाता है, टुकड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, किस कारण से, आउटर ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने लास्ट में बताया ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने बताया अपन को इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है, इतना बाह्य दाब लगाना है कि जिससे ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए, परासरण की क्रिया रुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अपने पास में परासरण दाब बोलते हैं। ये परासरण दाब है, ठीक है, ये अपन को मिल जाएगा। और हमने यहाँ पे दो लॉ बताए हैं आपको परासरण दाब के। एक बताया है परासरण दाब समानुपाती होगा वॉयल सांद्रता के, कब, जब ताप होगा नियत, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होगा,
वाइल वन हाफ लॉ के अनुसार। जबकि यदि हमने सांद्रता को कांस्टेंट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, तो अपने पास में पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, ये चार्ल्स वॉन्टाप का लॉ है। और दोनों ही लॉ का उपयोग करके हमने पाई इक्वल टू CRT आपके पास में लिखा। कुछ जगह पे R होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, कुछ जगह पे S होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू 0.082 होती है, जो कि लगभग लगभग बराबर होती है 1/12 के। इसलिए हम उपयोग करेंगे कि हमसे कैलकुलेशन जो होगी वो जल्दी हो जाए, इसलिए हम 1/12 का उपयोग करने वाले हैं। हमने पाई इक्वल टू लिखा W/MV/RT। कई बार हमसे बोल देता है प्रूफ कीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के मध्य संबंध बताइए, विलेय के अणुभार व परासरण दाब के मध्य संबंध बताइए, तो अपने पास में ये संबंध है। लेकिन ताप को आपको ध्यान रखना है, हमें केल्विन में ही टेम्परेचर को रखना है। आगे देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से थे? ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, वो हमारे आइसोटोनिक थे। हमारे पास में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, जब सॉल्यूशनों का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना हो, तो जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है वो होता है हाइपर, क्या होता है? हाइपरटोनिक। और जिनका कम होता है वो होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक, दूसरा क्या है? हाइपोटोनिक। आगे देखो अपने पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में आया अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई। और इसमें देखा हमने कि जब हम 2 मोल ऐसे सॉल्यूट को मिलाएं जो आयनों में नहीं टूटता है, तो उनसे जो गुण मिलेंगे, जो प्रॉपर्टी मिलेंगी, वो होंगी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। मतलब अपने पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वही होती हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकलों के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। यदि कम मिलाओगे तो कम परिवर्तन होगा, ज्यादा मिलाओगे तो ज्यादा परिवर्तन होगा। जबकि अपने पास में अब सामान्य का मतलब क्या? सामान्य से हट के काम हो गया यहाँ पे। और एक कब मिलेगा? जब हमने इसमें 2 मूल इसको मिला दिया, NaCl को मिला दिया या आयनिक सॉल्यूट को मिला दिया, जिससे हुआ क्या? ये टूट गया भैया, किसमें? Na+ और Cl- में। तो हमने 2 मोल मिलाया था, लेकिन सॉल्यूशन में 2 मोल तो ए पहुंचा और 2 मोल ए पहुंचा, तो कितना हो गया नंबर? कुल मिला के 4 मोल हो गया। और 4 मोल के अकॉर्डिंग ही हमें चेंजेस देखने के लिए मिला, तो जिसको हमने क्या बोला? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सामान्य से हटके काम हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया? अपसामान्य बोल दिया। ठीक है, अपने पास में इनको पढ़ने के लिए हमें बांटाप गुणांक की आवश्यकता हुई, जिसे हम आई से निरूपित करते हैं। और ये क्या होता है? एक अनुपात है किसका? अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म बटे में सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों का अनुपात दे रखा है। अब नॉर्मल कोलिगेटिव बटे में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको, इसका मतलब क्या है? आई, यदि हमें कभी भी अपन को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, इसी को हम प्रायोगिक मान बटे में क्या, गणना के द्वारा मान भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखो आई क्या हो जाएगा? डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल बटे में क्या? डेल्टा TF कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब क्या? जो फॉर्मूले से हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ से देखो हमने डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल ज्ञात करने के लिए I इंटू KF इंटू WA इंटू 1000 बटे में क्या? MA इंटू WB किया। ये हमने प्रायोगिक वाला ज्ञात कर लिया। यदि हमें डेल्टा TB ज्ञात करना है प्रायोगिक वाला, तो I का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सारी की सारी चीजों में I बॉन्डा फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात किया, परासरण दाब, तो भी यहाँ पे आई आ गया, आई बराबर पाई एक्सपेरिमेंटल बराबर ICRT। इसमें भी मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टियों में आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन हाफ गुणांक का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन होता क्या है वन हाफ गुणांक? तो देखो अपन देखते हैं क्या होता है। ये होता है यदि हमारे पास में वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब सॉलिड टूट रहा है आयनों में, तो अपने लिए बांटाप गुणांक बराबर होता है 1 + अल्फा इंटू n-1। n जो होता है वो आयनों का नंबर होता है, अल्फा जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वियोजन की मात्रा होती है। हमने आपको बताया है कि यदि कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 या 100% के बराबर होती है। जबकि यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और जबकि यदि हमारे पास में कोई विद्युत अनपघट्ट है, मतलब जो आयनों में नहीं टूटता है, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर होती है।
जबकि अपने पास में यदि क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में बांटाप गुणांक जो होगा वो आई इक्वल टू 1 प्लस एल्फा इंटू 1/n-1 के बराबर होगा, इस संगुणन के लिए होगा। यदि हमारे लिए आई की वैल्यू 1 मिलती है, कई बार हमें ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, तो इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयनों में नहीं टूट रहा, विद्युत अनअपघट्ट है। यदि आई की वैल्यू ज़्यादा है तो डिसोसिएशन हो रहा है, यदि आई की वैल्यू कम है तो एसोसिएशन हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं हमसे, कई बार पूछ लिया जाता है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आप देखें पाई इक्वल टू सी आर टी दिया है, आप देखें सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम दी है 1 मोलर, आर कांस्टेंट है, टी भी क्या है कांस्टेंट है, तो इस स्थिति में जो पाई की वैल्यू होती है वो केवल और केवल आई पर निर्भर करती है, बांटाप गुणांक पर निर्भर करती है, और बांटाप गुणांक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, एन पर। तो आप सीधा का सीधा देख सकते हैं, जिसमें आयनों का नंबर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। इसमें अपन को 3 आयन मिलेंगे, इसमें हमें कोई आयन नहीं मिलेगा, इसमें अपन को मिलेंगे 3 तो सल्फेट और 2 एल्यूमिनियम, मतलब 5 आयन मिले। और जब 5 मिलेगा ना, क्या मिलेगा 5, तो अपने पास में सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर इसी का ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन के सारी चीज़ों को कवर कर लिया, वो भी बहुत कम समय में। तो आप लोग रिवाइज जरूर करें, पेपर से पहले आप जरूर पढ़ के जाएं, आपका पेपर यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर डाला है।